हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स माइग्रेशन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये टॉपिक रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है रील्स के थ्रू, आपका इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी। तो इसके बारे में बात करते हैं, हो क्या रहा है इसके अंदर। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जाने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक है रिवर्स माइग्रेशन, दूसरा है रीमाइग्रेशन। ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन होता है जब आप जैसे इंडिया से आप कनाडा के अंदर आए, कनाडा में आप कुछ साल रहने के बाद वापस इंडिया चले गए, वो होता है रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, रीमाइग्रेशन क्या होता है, आप इंडिया से कनाडा के अंदर आए, कनाडा में आप कुछ साल रहे, उसके बाद कहीं और मूव ऑन कर गए, फिर आप यूएस चले गए, अपना यूरोप चले गए, अफ्रीका चले गए, कहीं भी चले गए। ठीक है, एक्सेप्ट इंडिया, वो होता है रीमाइग्रेशन। अब बात करते हैं कौन से सेक्शंस हैं अपने इंडियंस के कनाडा के अंदर जो या तो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं या रीमाइग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया है, मैक्सिमम लोग जो इस टाइम पे कनाडा छोड़ के इंडिया जा रहे हैं वो है जो लोग अपना रिटायरमेंट एज के आसपास हैं। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी डिसेंट पैसे वगैरह कमा लिए हैं, इंडिया के अंदर उन्होंने ऑलरेडी घर लिया हुआ है। ठीक है, उनकी फैमिली टाइज है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उन लोगों को अपना बुढ़ापा इंडिया के अंदर बिताना है। ठीक है, अपने लोग अपना कल्चर, आपके फेस्टिवल्स जैसे मनाते हैं, यहाँ कनाडा में भी अब दिवाली वगैरह मनाते हैं, मगर वो इंडिया वाली फील नहीं आती। ठीक है, और जो आपकी सेविंग्स है, जो लोगों ने यहाँ पर सेविंग्स करी है, उसकी वैल्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप अपना हाउस हेल्प भी ले सकते हो, आपको कुक रखना है आप कुक भी रख सकते हो। ठीक है, सब साफ सफाई वाला सारा कुछ। ठीक है, मगर उन्हीं पैसों में कनाडा में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन है इंडिया का जो वापस इंडिया जाना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा सेक्शन ये है स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी वेल ऑफ थे, उनकी फैमिली, और यहाँ पर आके उनको सारा काम खुद करना पड़ रहा है, कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, बर्तन भी करना है, खाना भी बनाना है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें खुद करनी पड़ रही हैं। ठीक है, और उनका कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर इंडिया में आपकी लाइफ ऑलरेडी बेटर है कनाडा से, तो आप क्यों आओगे कनाडा में। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन है ये जो वापस इंडिया जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर रीमाइग्रेशन का। ठीक है, जो लोग कनाडा में ऑलरेडी आ गए, उन्होंने कनेडियन सिटीजनशिप मिल गई है, क्योंकि आपका कनेडियन पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम पे। ठीक है, और वो लोग कहीं और मूव कर रहे हैं अब, या तो फिर वो यूएस जा रहे हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फिर वो लोग अपना कहीं यूरोप में शिफ्ट कर रहे हैं, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, ऐसी किसी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर वो अफ्रीका जा रहे हैं, या फिर वो कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, तो ये है आपका रीमाइग्रेशन वाले लोग जो कनाडा छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, इंडिया वापस नहीं जा रहे हैं। अब आखिरी पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, चौथा पॉइंट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम डीप जाएंगे डिटेल्स के अंदर कि किस वजह से लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं, जो ये लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं काफ़ी कम है बाकी सेक्शन से कंपेयर किया जाए, कि जो लोग रिटायर हैं या फिर जिन लोगों का जो लोग ऑलरेडी वेल ऑफ थे इंडिया में, वो वापस जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट तैयार किया हुआ है, तो चलते हैं उस चार्ट के अंदर और वहां देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कनाडा के लिए तैयार किया है। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस की। जो लोग ये एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं कि यहाँ पर अपना 2 साल में आपके पास एक डॉज चार्जर होगी, ठीक है, आपके पास 50 गर्लफ्रेंड होंगी, और आपका मतलब पहले ही 5 साल के अंदर आप मिलियनर बन जाओगे। नॉर्मली मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हो कि हाँ यहाँ पर मुझे 3 से 5 साल लगेंगे अपना एक प्रॉपर डिसेंट इनकम पे आने के लिए, जिसके अंदर मैं आराम से पैसे भी बचा सकता हूँ, मैं मज़े भी कर सकता हूँ, तो वो एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब वेदर के बारे में बात करें, कई सारे लोगों को यहाँ पर आके बहुत तगड़ा झटका लगता है ठंड का। ठीक है, ठंड कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मगर इतनी सारी जो यूट्यूब वीडियोस हैं और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो लोगों के पास है इस टाइम पे, अगर आप उस सारी वीडियोस के बाद भी प्रॉपर एक्सपेक्टेशन रख के नहीं आ रहे हो ठंड की, और इस वजह से आप कनाडा छोड़ के जा रहे हो, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगला पॉइंट है इसके अंदर इन्फ्लेशन का। ठीक है, इन्फ्लेशन इस टाइम पे पूरी दुनिया में हर जगह बढ़ रहा है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने स्टैट कनाडा पे जाके कुछ एक चीज़ों के स्टैट्स देखे थे। ठीक है, उसके अंदर यह है कि अपना फूड प्राइसेस कनाडा के अंदर 11.6% बढ़ गए हैं पिछले साल के हिसाब से। आपकी रेंटल कॉस्ट 7.2% ऊपर जा चुकी है, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस है वो 6.6% बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वो तो ठीक है, मगर मैंने एक और चीज़ चेक करी है, अपना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो किस तरह से दिख रहा है सारी कंट्रीज के साथ, सारी कंट्रीज का। ठीक है, तो आपको उस वेबसाइट पे भी लेके चलते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी सबसेट क्रिएट किया हुआ था, यह है इन्फ्लेशन रेट एवरेज कंज्यूमर प्राइसेस का। ठीक है,
अब कनाडा के अंदर एवरेज कंज्यूमर प्राइस 3.9% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के हिसाब से। इंडिया के अंदर 4.9 है, जर्मनी के अंदर 6.2 है और यूके के अंदर 6.8 है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करोगे तो नहीं करोगे, मगर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो यही अवेलेबल है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि कनाडा इतना बुरा है जितना बुरा कुछ कनेडियंस को महसूस हो रहा है। यहाँ पर वो है आपका हाउसिंग क्राइसिस। कनाडा के अंदर सबको पता है हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, आपकी एवरेज प्रॉपर्टी का प्राइस $700,000 जा चुका है कनाडा के अंदर ऑन ओवरऑल बेसिस। टोरंटो और वैंकूवर जैसी जगहों में $1 मिलियन से ऊपर आपको हाउसेज वगैरह मिल रहे हैं। उससे कम भी होंगे कुछ एक एरियाज में, मगर एवरेज प्राइस आपका ऑलमोस्ट $1 मिलियन है। ठीक है, और ये सिचुएशन कोई ज़्यादा ठीक होती हुई नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि जो हमारा इमिग्रेशन है, हम बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर कनाडा के अंदर ला रहे हैं, मगर उस हिसाब से आपके हाउसेस डेवलप नहीं किए जा रहे हैं, जिस वजह से कि आपके हाउसेस की शॉर्टेज है। और इस वजह से आपका सप्लाई एंड डिमांड का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आपके पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो प्राइसेस ऑफ कोर्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर आ रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने रेंटल प्राइसेस जैक कर रहे हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कनाडा के अंदर, और कुछ लोगों के मॉर्गेज का जो इंटरेस्ट है वो 7-8% तक जा चुका है। इस वजह से भी, क्योंकि उनकी मॉर्गेज पेमेंट बढ़ी है, इस वजह से वो रेंट बढ़ा रहे हैं, और रेंट बढ़ा रहे हैं तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो रहा है जो अपना न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना, जिनको भी जॉब नहीं मिली है या फिर जिन्हें जॉब मिली है मगर मिनिमम वेज पे मिली है। तो इस वजह से इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और ये एक और रीज़न हो सकता है कि कुछ एक लोग अपना जो स्टार्टिंग में अभी आए हैं और इतने ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज होंगे आपके रेंट के, इस वजह से कुछ एक लोग ऑलरेडी वापस जा रहे हैं। ठीक है, या फिर अपना 2 साल में 3 साल में अपना जो पैसा अपने खर्च किए हैं अपने लोन वगैरह में वो बना के वापस जा रहे हैं। अगली प्रॉब्लम के बारे में बात करें जो कनाडा में वो भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इस टाइम पे, वो है हेल्थ केयर। ठीक है, हाँ ठीक है, आपका हेल्थ केयर फ्री है, ठीक है, आपको इस चीज़ के पैसे नहीं पे करने पड़ते, ये सारी चीज़ें हैं, मगर दिक्कत ये है कि वेट टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर आप एक इमरजेंसी यूनिट के अंदर भी जाओगे और उसके अंदर भी आपको 2 या 3 दिन वेट करना पड़ रहा है, इतने में तो लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा में इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली फंड नहीं कर रही है अपना हेल्थ केयर सिस्टम को। ठीक है, जो कि उन्हें करना चाहिए, जिस हिसाब से वो टैक्सेस ले रही हैं लोगों से। ठीक है, इस हिसाब से एटलीस्ट उनको प्रॉपरली फंड करना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम कम हो सकें। अगला पॉइंट है पेंशन का, जो मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी। काफ़ी सारे लोग जो अपना रिटायरमेंट के पास हैं वो वापस इंडिया जा रहे हैं। उनमें से एक बेसिक रीज़न ये भी है क्योंकि कनाडा के अंदर पेंशन अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पर अपना सुपर स्टोर वगैरह या किसी भी जो अपने रिटेल आउटलेट्स होते हैं उसके अंदर जाता हूँ, तो काफ़ी सारे ओल्ड एज लोग काम कर रहे होते हैं, और अगर आप रुक के उनसे बात करो तो उनका मैक्सिमम रीज़न ये होता है कि मेरी पेंशन बहुत नहीं है। ठीक है, प्राइसेस के हिसाब से मेरी पेंशन इतनी नहीं है कि वो मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस को कवर कर सके। तो इस वजह से लोग जो 70-75 साल के लोग हैं उनको भी अपना सुपर स्टोर वगैरह में जाके या फिर रिटेल आउटलेट्स में जाके काम करना पड़ रहा है। अगला पॉइंट इसके अंदर है आपका फॉरेन वर्क, जो कि रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अपना बैचलर्स मास्टर इंडिया में करी हुई है, फिर बैचलर्स भी करी हुई है, वो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, वो कनाडा के अंदर आए और उन्हें कनाडा में शुरुआत से शुरू करना पड़ा सारा कुछ। ठीक है, या फिर वो रिटेल स्टोर्स में काम कर रहे हैं या फिर अपना लेबर जॉब वगैरह कर रहे हैं स्टार्टिंग में, जब तक कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और कई सारे लोग उससे डिसहार्टेंड होके वापस इंडिया जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सर्टिफिकेशंस की बात करें। कई सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो अगर आपकी इंडिया में हो वो कनाडा में वैलिड नहीं है। ठीक है, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी आप यहाँ पर आके आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उससे तब तक आपको CPA का डेजिग्नेशन नहीं मिलता है। अगला है जो कि रीमाइग्रेशन के बारे में जो मैंने बात करी थी, वो थी कि लोग मूव कर रहे हैं उन जगहों पर जहाँ पर कि ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि कनाडा में टैक्स भी काफ़ी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कनाडा के अंदर। ठीक है, मगर जैसे US में आपके पास और भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कनाडा के हिसाब से, तो लोग वहाँ पर मूव आउट कर रहे हैं। या फिर जिन लोगों को टैक्स से नफरत हो गई है, उन्होंने ठीक है बहुत टैक्स पे कर लिया ज़िंदगी में, कहीं कहीं जाना है जहाँ मुझे टैक्स ना पे करना पड़े, वो मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर जा रहे हैं।
ठीक है। तो इस वजह से लोग यहाँ से भी कई जगह मूव कर रहे हैं और कुछ लोग यूरोप के अंदर भी जा रहे हैं। यूरोप में जाने का फायदा क्या है, एक तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंट्रीज़ के किसी भी कंट्री के अंदर आप जा सकते हो। उसके बाद ओवरऑल यूरोप का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी डिसेंट है इन कंपैरिजन। और एक और चीज़ जो यूरोप की मुझे बहुत मस्त लगती है वो है कि आपका जो प्रॉपर ट्रांजिट नेटवर्क्स हैं, आप आज स्पेन में हो, कल आप जर्मनी में हो सकते हो, उससे अगले दिन आप डेनमार्क में हो सकते हो। तो ये मेरे को काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है और कल्चरली बहुत रिच है यूरोप। तो कई सारे लोग उस वजह से भी यूरोप के अंदर मूव कर रहे हैं। अब आखिरी पॉइंट जो है वो है आपका लाइफस्टाइल का और होम सिकनेस का। जैसे कि मैंने पहले ही बात करी थी, कुछ एक लोग जो यहाँ पर अपना लाइफस्टाइल की वजह से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके इंडिया में बढ़िया लाइफ थी, यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर उनके नौकर चाकर थे, सारा कुछ था, और यहाँ पर उनको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो इस वजह से वो लोग वापस मूव कर रहे हैं। या फिर जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, जो कनाडा आ तो गए कि यहाँ पे मुझे यहाँ पर आकर ये करना है वो करना है, मगर वो अपने घर वालों से दूर नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एक लोग हैं जिनको कनाडा में आके जो कनाडा से रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होपफुली आपको एक आइडिया देंगे कि कनाडा के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन बना के आ सको, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि आप कनाडा आओ या कनाडा ना आओ, मुझे बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि कनाडा में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है कनाडा के अंदर। उसके बेसिस पे अपना एक डिसीजन फॉर्मुलेट करके आप यहाँ पर आ सकते। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया, जो प्रपोर्शन है लोगों का जो कनाडा छोड़ के वापस इंडिया जा रहा है वो काफ़ी कम है इस टाइम पे। फ्यूचर में कैसा दिखेगा वो किसी को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस वगैरह इस सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है इस टाइम पे कनाडा के अंदर। मगर जो इस टाइम पे ग्राउंड रियलिटी है, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है कनाडा की कि लोग डर जाएं और यहाँ पर आना बंद कर दें, ठीक है। कुछ एक एरियाज़ हैं कनाडा में जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गए हैं, जहाँ पर आपका सर्वाइव करना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर काफ़ी ज़्यादा जगह कनाडा में अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर आप आके यहाँ पर एक प्रॉपर लिविंग बना सकते हो, जो कि आप इंडिया में नहीं बना पाते, ठीक है। तो मेरा तो कंक्लूजन यही है कि भाई अभी भी कनाडा एक बहुत अच्छी जगह आने के लिए। और अगर इनमें से जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं आज, उनमें से कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी नहीं लगती है कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगी यहाँ पर आके, तो आप डेफिनेटली कनाडा में मूव हो सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल देना, या फिर आपको कोई और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। इफ़ यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll see you guys in the next video.